हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। और ये चैप्टर 2 वीडियोस पर कंसिस्टेड होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। पावर शेयरिंग का सिंपल मीनिंग होता है कि सारी पावर किसी एक इंसान के पास ना होकर उसको लोगों में बांट दिया जाए। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी में सारी पावर्स किसी एक मिनिस्टर के पास नहीं होती, बल्कि वो गवर्नमेंट के जो मेन हिस्से होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इनमें पावर शेयर की जाती है। इस चैप्टर में पावर शेयरिंग को अच्छे से समझाने के लिए श्रीलंका और बेल्जियम जैसे दो छोटी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल पेश किया गया है, जिससे हमें ये जानने में मदद मिलेगी कि किस तरह डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग की डिफरेंट डिमांड्स को पूरा करने में मदद करता है। पहले हम इन दोनों कंट्रीज़ के बैकग्राउंड के बारे में जानें। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो यूरोप का एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है। बेल्जियम में 59% लोग डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं और सिर्फ 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि 1% लोग जर्मन बोलने वाले भी हैं। लेकिन कैपिटल ब्रुसेल में ये आंकड़ा उल्टा है। वहाँ पर डच बोलने वाले लोग कम हैं एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है कि बेल्जियम में जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, माइनॉरिटी में है, कम है, लेकिन फिर भी वो पहले से ही काफ़ी रिच और पावरफुल थे। और जबकि डच बोलने वाले लोग जो कि ज़्यादा हैं, उन लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जैसे बेनिफिट्स काफ़ी बाद में मिलना शुरू हुए, जिस वजह से डच स्पीकिंग लोग फ्रेंच बोलने वाले लोगों से नफ़रत करने लगे, उनको नापसंद करने लगे। और इस नफ़रत की वजह से 1950 से लेकर 1960 तक का टाइम बेल्जियम में बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रॉब्लम्स का टाइम था। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी टेंशन का माहौल रहा और ये टेंशन कैपिटल ब्रुसेल में और भी ज़्यादा थी, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग यानी फ्रेंच बोलने वाले लोग डच स्पीकिंग यानी डच बोलने वाले लोगों से ज़्यादा हैं। और इस टेंशन और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने किस तरह पावर शेयरिंग का इस्तेमाल करते हुए इसका सॉल्यूशन निकाला, ये जानने से पहले हम श्रीलंका के बैकग्राउंड पर एक नज़र डालें। श्रीलंका इज़ एन आइलैंड कंट्री जो कि इंडिया के एक स्टेट तमिलनाडु के समुद्री तट से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ है और श्रीलंका में 2 लैंग्वेज ग्रुप देखने को मिलते हैं। जो सबसे बड़ा लैंग्वेज ग्रुप है वो सिन्हला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का ग्रुप है, जो कि 74% है। टोटल पॉपुलेशन के 74% लोग सिन्हला लैंग्वेज बोलते हैं। और दूसरा ग्रुप है तमिल स्पीकिंग लोग, जो कि सिर्फ 18% है। लेकिन इन तमिल बोलने वाले 18% में से भी 2 ग्रुप और निकले हैं, जो कि जिनमें एक श्रीलंकन तमिल है और एक इंडियन तमिल है। श्रीलंकन तमिल जो कि ओरिजिनल श्रीलंका के रहने वाले हैं, और इंडियन तमिल वो लोग हैं जिनके फोरफादर और पूर्वज ब्रिटिश काल के दौरान यहाँ से श्रीलंका गए और वहीं बस गए। ज़्यादातर श्रीलंकन तमिल श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट हिस्से में रहते हैं। अब अगर हम इनके रिलीजन यानी धर्म की बात करें तो ज़्यादातर सिन्हला लोग बुद्धिस्ट हैं, यानी कि बुद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं। और ज़्यादातर तमिल हिंदू और मुस्लिम्स हैं, यानी कि हिंदुइज्म और इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। श्रीलंका में 7% क्रिश्चियंस भी हैं, जिनमें तमिल और सिन्हला दोनों शामिल हैं। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह डिफरेंट लैंग्वेज डाइवर्जन होने के बावजूद, यानी अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप होने के बावजूद, कुछ लैंग्वेज के मेजॉरिटी में और माइनॉरिटी में होने के बावजूद वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हुई और उसको किस तरह सॉल्व किया गया। 1948 में श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद वहाँ की सिन्हला कम्युनिटी ने गवर्नमेंट में आने की, सरकार बनाने की कोशिश की और मेजॉरिटी में होने की वजह से उनको सरकार के लिए चुन लिया गया। 1956 में इस सरकार ने एक कानून पास किया जिसमें सिन्हला लैंग्वेज को कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया, जिसकी वजह से तमिल लैंग्वेज को दरकिनार किया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। इस गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिससे सभी गवर्नमेंट जॉब्स और ज़्यादातर गवर्नमेंट पोजीशन पर सिन्हला कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएं। और साथ ही साथ इस गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी शामिल किया कि सिन्हला कम्युनिटी के रिलीजन यानी बुद्धिज़्म को फैलाने का और उसको प्रोटेक्शन देने का काम भी सरकार का होगा। और इस तरह इस सिन्हला गवर्नमेंट ने
मेजॉरिटी में होने का पूरा फ़ायदा उठाते हुए ऐसी पॉलिसीज़ तैयार की जिससे सिर्फ सिन्हला कम्युनिटी के लोगों को और उनके रिलीजन को फ़ायदा हो। इसके साथ उन्होंने दूसरे रिलीजन के लोगों को और दूसरी लैंग्वेज के लोगों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया। गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज़ की वजह से तमिल श्रीलंकन्स को लगा कि उनको अजनबी बना दिया गया है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ सिर्फ अपनी लैंग्वेज और अपने रिलीजन को लेकर ही सेंसिटिव हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और सभी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने उनके इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को नज़रअंदाज किया है और उनको सभी नौकरियों में और पोजीशन में बराबर का मौका ना देकर उनके साथ भेदभाव किया है। इसका असर ये हुआ कि तमिल और सिन्हला कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स पैदा हो गई। श्रीलंकन तमिल ने पार्टीज लॉन्च की और तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिलाने के लिए और सभी गवर्नमेंट जॉब्स और पोजीशन में बराबर के अधिकार पाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। और 1980 में तमिल श्रीलंकन्स और दूसरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर श्रीलंका के नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट को एक अलग तमिल स्टेट बनाने की मांग की, लेकिन इन मांगों को लगातार नज़रअंदाज किया गया। फिर भी ये स्ट्रगल, ये प्रदर्शन और दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ये टेंशन लगातार बढ़ती गई और धीरे धीरे इस टेंशन और इस प्रॉब्लम ने एक सिविल वॉर का रूप ले लिया, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज़ के हज़ारों लोग मारे गए और बहुत सी फैमिलीज़ को ज़बरदस्ती कंट्री छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में श्रीलंका के इकोनॉमिक, एजुकेशन और हेल्थ डेवलपमेंट के एक्सीलेंट रिकॉर्ड को दिखाया गया है, लेकिन इस सिविल वॉर की वजह से श्रीलंका का ये रिकॉर्ड ख़राब हुआ और कल्चरली, इकोनॉमिकली और सोशली श्रीलंका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये प्रॉब्लम्स इसलिए हुई क्योंकि सारी पावर सिर्फ एक कम्युनिटी के हाथ में थी। अब अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम ने 1970 से लेकर 1993 के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बदलाव करके इस प्रॉब्लम के कुछ सॉल्यूशन निकाले। उन्होंने डिसाइड किया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ यानी फ्रेंच और डच दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल मेंबर्स होंगे, ताकि गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले तो उस पर दोनों कम्युनिटीज़ एग्री हों। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स कंट्री के 2 रीजन में स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड ना रहें। और क्योंकि पहले डिस्कस किया गया है कि पूरी कंट्रीज़ में डच ज़्यादा, फ्रेंच कम है और सिर्फ कैपिटल ब्रुसेल में फ्रेंच ज़्यादा और डच कम है, इसी वजह से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा ब्रुसेल में एक अलग गवर्नमेंट बनाई गई ब्रुसेल की, जिसमें फ्रेंच और डच कम्युनिटीज़ के इक्वल मेंबर्स थे। और इससे ये फ़ायदा हुआ, जहां एक तरफ डच कम्युनिटी ने मेजॉरिटी में होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल मेंबर्स को शामिल किया, उसी वजह से दूसरी तरफ ब्रुसेल में फ्रेंच कम्युनिटी ने मेजॉरिटी में होने के बावजूद डच और फ्रेंच दोनों कम्युनिटी के इक्वल मेंबर्स को गवर्नमेंट में शामिल किया। और इन 3 गवर्नमेंट्स के अलावा बेल्जियम में एक और गवर्नमेंट है जो कि डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के ज़रिए बनाई जाती है। और इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि लैंग्वेज बोलने वाले लोग कंट्री में कहाँ रहते हैं। ये गवर्नमेंट कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने के काम करती है। और इस थर्ड काइंड की गवर्नमेंट को चुनने वाले लोग लैंग्वेज की बेस पर गवर्नमेंट को चुनते हैं और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग कंट्री में कहाँ रहते हैं, चाहे वो ब्रुसेल में रहते हों या चाहे कंट्री के किसी दूसरे पार्ट में। लेकिन ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से इस वजह से अलग है क्योंकि ये गवर्नमेंट सिर्फ एजुकेशनल इश्यूज़, कल्चरल इश्यूज़ और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ पर ही अपने डिसीज़न लेती है। इस तरह बेल्जियम का ये गवर्नमेंट मॉडल बहुत ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन इस तरह कॉम्प्लिकेटेड मॉडल बनाकर अलग अलग लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट बनाकर बेल्जियम ने 2 कम्युनिटीज़ के बीच में जो टेंशन्स थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उससे छुटकारा पा लिया है। और इस कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा गवर्नमेंट मॉडल ने बेल्जियम में सभी कम्युनिटीज़ को पीसफुली रहने में मदद की है। जब कई सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाया तो उन्होंने बेल्जियम के पीसफुल इन्वायरमेंट को देखकर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल को बनाया।
तो इस तरह श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल्स देखने के बाद डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पावर किसी एक कम्युनिटी के पास ना होकर सभी बराबर बराबर कम्युनिटीज़ के लोग मिलकर उस पावर का इस्तेमाल करें। और हर कंट्री में अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में, पावर में सभी कम्युनिटीज़ के लोगों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. If you like, please share the video and subscribe the channel for more educational videos.